डियर लर्नर्स, ये जो वीडियो आप आगे देखने वाले हो ये अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे जब मेरा ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, तो शुरुआत के कुछ सेशंस में से ये वाला हिस्सा है जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हम लैटिट्यूड्स वगैरह को पढ़ रहे हैं, किस लेवल पे चीज़ों को पढ़ा जाता है और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या यूज़ है, इन सब चीज़ों पे हमने डिस्कस किया है। ये पेड क्लास का हिस्सा है, इसको आप आराम से देखें और देखें कि किस तरह से चीज़ें इंटरेक्टिव होकर हम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। थोड़ा समय देना, आराम से पढ़ना, चीज़ें काफ़ी डेप्थ में आपको मिलेंगी। और ऐसे ही पेड क्लासेस का आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के भी सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। कहीं बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बड़े शहरों में जाके ना तो प्रदूषण में परेशान होना है, ना इधर उधर के एक्स्ट्रा खर्चे, कुछ नहीं। शांति से घर बैठो, एक रूम, इंटरनेट और इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स। और बहुत डिमांड थी बच्चों की, जो ऑफर रिसेंटली एंड हो गया था वो फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। 17,999 में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें, ये डिस्काउंट चाहते हैं आप, तो बस कुछ नहीं करना है आपको जो है यूज़ करना है SGYT10 डिस्काउंट कोड। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब आपका अगर सवाल है प्राइसेस को लेकर, तो ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं या 2 साल 3 साल आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो भी लेके अपनी तैयारी को और बहुत ही बेहतर अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप कोई भी जो एजुकेटर्स हैं उनके सारे बैचेस, सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, अगर जो लाइव मान लो आप नहीं अटेंड कर पाए, तो वही सेशन आपको एज ए रिकॉर्डिंग कितनी बार भी मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कोड है। नए बैचेस बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और सेपरेट इंग्लिश के बैचेस भी अभी रिसेंटली लाइव हुए, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कल वाला सेशन नहीं देखा होगा, क्योंकि कल एक बेसिक सेशन हमेशा रखता हूं मैं, कोर्स के पहली क्लास एक ओरिएंटेशन के जैसे, जहां पर जो बेसिक डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन कोर्सेज को लेकर, वो आप जरूर देख लेना। पहली क्लास है, बेसिक क्लास होगी, ये सोच के उसे छोड़ना मत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्लास। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भले ही देख लेना, बट वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्लास है। आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में हम। तो कल जो डिस्कशन हमने किया था, कुछ टर्मिनोलॉजीज पर काम कर रहे थे हम, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो कल हमने देखा कि बहुत बेसिक जानकारी से शुरू किया था कि हमारे अर्थ के मैप पे जब हम देखते हैं, तो ये वाली जो कहानी हम बता रहे थे कि कल सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स पर हमने काम करा, और कॉन्टिनेंट्स पर जब हम काम किया तो कॉन्टिनेंट्स का क्या बोला मैंने आपको कि कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं। और याद करने का तरीका भी जो है हमने देखा उसमें कि भाई तुम पहले 4 A याद रख लो। ए फॉर ये वाला जो रीजन है, दिस इज एशिया, ठीक है। और उसके बाद में जरा साउथ में हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर से ए आ जाएगा, दैट इज अंटार्कटिका। फिर से ए आ जाएगा, दैट इज अफ्रीका। तो ये हो गया टोटल 4, है ना। उसके बाद में फिर जैसे मैं ऊपर आऊंगा, ये बन गया आपका ई मतलब यूरोप, इधर बन गया नॉर्थ अमेरिका, और ये बन गया साउथ अमेरिका। ये कल हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इनका लोकेशन भी देख चुके हैं, इनका हम पोलिंग भी कर चुके हैं, सारी चीजें ठीक है। शिवम, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होगा बेटा, एक बार ऐप को रीइंस्टॉल कर लो, है ना, हो जाएंगी चीजें ठीक। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई इशू चल रहा है रिकॉर्डिंग के साथ, एक बार देख लो उसको ना, ऐप रीइंस्टॉल वगैरह कर लो। और अब जो पढ़ रहे हैं उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। और जो बच्चे नए हैं, मुझे पता होता है कि जब पहली क्लास होती है आपकी तो बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, नोट्स कैसे बनाएं, ये कैसे होगा, तैयारी कैसे होगी, स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कल वाली क्लास देखो आप, आपके लिए कल का सेशन इसी बात पर था, इसी पे चर्चा हुई है हमारी। आज अब चूंकि कल से हमने पढ़ाना चालू कर दिया था, तो उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कॉन्टिनेंट्स के बाद में हमने ओशंस पर भी चर्चा करी। और अगर मैं एक बार आपसे लोकेशन वाइज पूछूं भी, तो ये अगर मान लो एक अर्थ का मॉडल बनाया मैंने, यहाँ ए लिख दूं, बी लिख दूं, इधर सी लिख दूं, इधर डी लिख दूं, इधर ई लिख दूं, इधर ए लिख दूं, इधर बी लिख दूं, क्या मुझे इमेजिन हो पा रहा है नॉर्थ अमेरिका कहाँ होगा? नॉर्थ अमेरिका इमेजिन कर पा रहा हूं मैं। ये कल वाले बच्चों से बनना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स। तो ये वाला एरिया हमें मालूम है कि ये नॉर्थ होता है, नॉर्थ अमेरिका इधर रहेगा। ऐसे ही अगर साउथ अमेरिका में पूछूंगा, तो
साउथ अमेरिका अगर मैं आपसे बात करूंगा तो साउथ अमेरिका क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात है, साउथ अमेरिका जो है ये साउथ में अपने को देखने को मिलेगा। अगर मैं इसी बात पे अंटार्कटिका बोलूँ आपसे कि अंटार्कटिका कहाँ मिलेगा, अंटार्कटिका अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका की भी लोकेशन अपने को पता होना चाहिए कि इधर साउथ में देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं अगर मैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम कहाँ जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में हमें दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। लेकिन मैं अगर यूरोप पूछ लूँ आपसे कि भाई यूरोप बताओ, तो मेरा दिमाग जो है बिल्कुल यूरोप की तरफ दौड़ना चाहिए कि सर ये नॉर्थ में तरफ हमें दिखेगा। लेकिन मैं अगर अफ्रीका बात करूंगा तो अफ्रीका क्या होगा, तो अफ्रीका के लिए मुझे जो है ये बीच वाला एरिया अपने को कवर करना होगा। लेकिन एशिया बोलूंगा तो कहाँ मिलेगा, तुरंत जो है एशिया अपने को पता है, प्यारा भारत, और ये इस एरिया में। तो ये एक इमेजिनेशन सबसे पहले जरूरत है। शुरुआत में हमने यही काम किया, फिर हमने देखा कि इन्हीं कॉन्टिनेंट से, जैसे एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अगर हम देखें, तो इन्हीं कॉन्टिनेंट से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो ये चीज़ हमें दिख रही है कि अगर मैं, अच्छा कल भी सिखाया डायरेक्शन सेंस, जब भी इधर आते हैं हम लोग तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, डायरेक्शन में ईस्ट। कहीं भी लगा लो, ऑस्ट्रेलिया के इधर लगाओगे दिस इज ईस्ट। आपको याद होगा वो कल मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया था कि जब भी इधर होंगे ईस्ट हो रखता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब इस चीज को तुम जहां भी लगाओगे उसके वहां के डायरेक्शंस निकल आएंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया में लगाया तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट, एशिया का ईस्ट। अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो मेरे लिए वही का वही क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, तो ये इनके इधर हम देखेंगे तो पैसिफिक ओशन दिखाई देगा। तो एशिया ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्ट में हमें पैसिफिक दिखाई दे रहा है। एस शेप का दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा होगा वो होगा अटलांटिक, ये हम कल कर चुके हैं, है ना। उसके बाद में ये जो एम शेप का हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एम शेप का मतलब ये बन गया, यस सर, इंडियन ओशियन बोल सकते हो आप। और सबसे नीचे जाऊंगा साउथ में, तो एक बार क्या बताया मैंने आपको, ये दिस इज सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। और ये ऊपर जो था वो था, यस सर, आर्कटिक। चाहे फिर मैं एशिया के नॉर्थ में चला जाऊं, यूरोप के नॉर्थ में चला जाऊं, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में चला जाऊं, दैट विल बी द आर्कटिक। आर्क, इसे आर्क से याद रख सकते हो। एस शेप अटलांटिक, ये अंटार्कटिका से लगा हुआ सदर्न ओशियन। ये भी हमारा कल डिस्कशन प्रॉपर अच्छे से हो चुका है। फिर एक सवाल आता है हमारे दिमाग में कि ये तो ओशियन था ही, फिर सीज क्या होते हैं। तो अगर ये महासागर हैं तो सागर में क्या अंतर है, फिर क्या जरूरत पड़ गई सागर को पढ़ने की, या फिर बे एंड गल्फ, इनकी क्या जरूरत पड़ गई, या खाड़ी की जरूरत क्या पड़ गई। तो हमने देखा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ओशियन को बोलना है, या मैंने बोला पैसिफिक ओशियन, तो आप एक्चुअल में स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे, है ना। मतलब आपको ये नहीं समझ आ पाएगा कि पैसिफिक ओशन मतलब कहाँ, वो तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली किसी जगह को अगर मुझे लोकेट करना है, दिखाना है, रीजनल लेवल पे जाना है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि समुद्र बहुत काम आते हैं। जैसे मैंने कहा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, तो शायद समझ ना आए मुझे। लेकिन जैसे मैंने कहा फिलीपींस सी, तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा पैसिफिक ओशन में यहाँ की बात कर रहे हैं। साउथ चाइना सी, तो जब भी मैं किसी कंट्री के पास आता हूं, देशों के पास आता हूं, तो वहां मुझे सीज दिखाई देते हैं। जब मैं कॉन्टिनेंट से लगा रहता हूं तो मुझे ओशियन दिखाई देते हैं। तो सिर्फ ये बोल के एंड नहीं करना है कि कॉन्टिनेंट्स, या एक तरह से ओशियन बोलूं कि भाई ओशियंस बहुत बड़े होते हैं, और जो है अगर मैं बोलूं कि समुद्र जो है वो छोटे होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। आपको ध्यान रखना होगा, ओशियंस जो है अक्सर कॉन्टिनेंट्स के साथ आप बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन वही ओशियन जब किसी कंट्री के पास जा रहा होता है, किसी कंट्री के पास जा रहा होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, समुद्र। जैसे मैंने बोला इंडियन ओशियन, बट जैसे ही मैं बोलूंगा अरेबियन सी, तो मैं फिर तुरंत समझ जाऊंगा अच्छा इस एरिया के बारे में बात करें। लेकिन इंडियन ओशियन में तो सब कुछ आ जाता है। तो जब भी समुद्र का मतलब किसी कंट्री से लगी हुई वाटर बॉडी, किसी क्षेत्र से लगी हुई वाटर बॉडी, उससे रिलेटेड है। आपने कहा कि बेरेंट सागर, तो बेरेंट मतलब तुम यहां से पहुंच गए। आपने कहा लैब्राडोर सी,
तो आप पहुंच गए लेब्राडोर, फिर छोड़ दो पूरा अटलांटिक को। तो पर्टिकुलर किसी कंट्री रीजन में जाना होता है तो समुद्र अक्सर हमें, ठीक है। चलो, हाँ मतलब आप देशों से सीमा बना रहे हैं, मतलब एक समुद्र की तरह आप कह सकते हो। फिर जब मैं गौर से देखता हूं तो मुझे कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड मैप में दिखता है। क्या? ये देखो, मेरा मार्कर देखना है ना, मेरा मार्कर देखना, मेरा मार्कर देखो, मेरा मार्कर देखो, मेरा मार्कर देखो। उसके बाद में जब मैं ये देखो, तो अगर सारे मार्कर्स पर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ सर्कुलर शेप की वाटर बॉडीज मुझे दिखाई दे रही, ऐसे अर्धचंद्राकार, बिल्कुल देख पा रहे हो आप, यू शेप जैसे। तो इस तरह का जब शेप होता है वाटर का, तो वो शुद्ध भाषा में हिंदी में कहूं तो इसको पहचानने का तरीका है, जिस जब ये रहेगा तो यहाँ पर आपको खाड़ी शब्द देखने को मिलेगा हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा रहता है बे एंड गल्फ। रियलिटी में अगर देखने बैठोगे इसकी इमेज, तो कुछ तुम्हें वो अक्सर इस टाइप की चीजें दिखाई देंगी। देख पा रहे हो आप? ये देख पा रहे हैं आप? हालांकि ये रिजल्ट होता है समुद्र के पानी के इरोजनल से बन जाता है, कि कहीं पर जब सॉफ्ट रॉक्स होते हैं तो समुद्र का पानी बार बार टकरा टकरा के उसको कमजोर कर देता है, अपर्दन कर देता है, इरोड कर देता है। तो आपको ये जो शेप है इसके कारण हम इसे बे गल्फ, या जैसे जैसे अभी देखो, नॉर्मली हम कई बार बोल रहे थे ये गल्फ दिखाई दे रहा होगा आपको, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, तो इनका जो शेप है वो शेप की तरह आप देखो इसको तो तुम्हें समझ में जाएगा, है ना। हिंदी में वैसे तो जो है सीधा एक ही शब्द बोल देते हैं, खाड़ी। तो ऐसे बहुत महान डिफरेंस नहीं है इनके बीच में, लेकिन इंग्लिश में दो शब्द बोल रहे होते हैं, बे एंड गल्फ, ठीक है। हिंदी में तो खाड़ी कह रहे हैं। बट जब भी ये वर्ड सुन लो तो पहला जो दिमाग में इंप्रेशन आना चाहिए आपके वो ये कि कुछ तो ऐसे सर्कुलर शेप के बारे में बात हो रही है, पहला काम तो ये। लेकिन फिर भी जब गौर करोगे ना, तो गल्फ का ये जो ओपनिंग है, मतलब बे का जो ओपनिंग है, बे का, बे वाली जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी सी उस क्षेत्र में आपको वाइड देखने को मिलेगी। इट्स लाइक कि ये ऐसा, और एक ये ओपनिंग देख पा रहे हो आप, तो ये मान लो गल्फ की तरह है। गल्फ थोड़े बड़े भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। इनका जो माउथ है या जो ओपनिंग है वो थोड़ी नैरो रहेगी, ये जो है थोड़ी वाइड आपको देखने को मिलेगी, और ये थोड़े कंपैरेटिवली गल्फ से छोटे होते हैं बे। इस टाइप से आप समझ सकते हो कि अगर साइज में पूछोगे तो गल्फ को हम थोड़ा बड़ा रखते हैं, बे थोड़े छोटे होते हैं। इनका जो ओपनिंग होता है, क्योंकि तीन साइड से तो चलो लैंड से घिरे हैं, इनकी जो ओपनिंग होती है बे की थोड़ी सी ब्रॉड होती है, और गल्फ की चूंकि चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो उसका कहीं ना कहीं कम। लेकिन फिर भी मैप पे जब हम विजिबिलिटी पे जाते हैं तो हमें कई बार चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ऐसे बड़े स्तर पे लॉजिक नहीं लगाते बैठना है, कीप इट सिंपल। इस तरह का सर्कुलर शेप की अगर कोई वाटर बॉडी हो जाती है तो वो जनरली खाड़ी का नाम हम उसे बोलने लगते हैं या बे गल्फ बोलने लगते हैं। एंड बेस्ड ऑन द ओपनिंग उसको बे या गल्फ भी बोल सकते हैं। कई बार जरूरी नहीं कि ये एज इट इज पैरामीटर्स हर जगह फॉलो हो, उस जगह के हिसाब से भी जो है कई बार डिसाइड हो जाती हैं चीजें। फिर कभी कभी ये सर्कुलर शेप काफी ब्रॉड हो जाता है। देखो आप, एक मार्कर से एक मार्किंग और कर रहा हूं मैं, ये काफी ब्रॉड हो गया। तो जब ये ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं तो कई बार एक शब्द बन जाता है बाइट, बाइट शब्द। तो ये भी वही कैटेगरी की है, वाटर बॉडी है, थोड़ी सी ओपनिंग और ज्यादा वाइड हो जाती है, ज्यादा चौड़ाई आपको दिखाई देंगे बस। सो पढ़ते हम ज्योग्राफी है, लेकिन बीच बीच में इस तरह के जहर आते रहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ, क्या होता है, ये बे क्यों लिखा है, मतलब मैं कुछ और बंगाल बंगाल सी लिख देता। बट इस शेप के कारण हमने इसे बे बोला। इसकी ओपनिंग कंपेरेटिवली रीजन के हिसाब से जो है थोड़ी सी वाइड है। तो आप इसके शेप के कारण, इनके ओपनिंग के कारण हम लोग जो है इसे नाम क्या दे रहे हैं, बे एंड गल्फ, या हिंदी में क्या कह रहे हैं हम लोग, खाड़ी। थोड़ा सा ब्रॉड हो गया तो वो अपने लिए क्या बन गया, वाइट बन गया। बस इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आगे कल तक की क्लास में ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, दो दो एक शब्द और बचे हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
कभी कभी आप देखना, ये मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ये दिखाई दे रहा है ये? जी सर। तो अगर आप मान लो गल्फ ऑफ ओमान में जहाज तैरा रहे हो अपना, और आपको कुवैत जाना है, तो यहीं से आप जाओगे तो पर्शियन गल्फ में आ गए, या आप पर्शियन गल्फ में हो तो जो है आपको ओमान की तरफ आना है ना। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जब भी दो वाटर बॉडी, एक और गल्फ ऑफ ओमान, दो, अगर कोई भी बात करेगा तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये यहाँ वो जगह है जहां पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी वाटर बॉडी कनेक्ट हो जाए, जब भी जल राशियां जुड़ जाएं, इस वाली जगह को हम कहते हैं स्ट्रेट, इसे हम कहते हैं जल संधि। तो स्ट्रेट का मतलब जो है वो है हिंदी में जल की संधि, नाम से ही समझ में आ रहा है जल की संधि। लेकिन जल तभी कनेक्ट हो पाएगा जब लैंड मास क्या हो, दूर हो रहा हो। आप देखो, ऑब्जर्व करो भाई, पानी को तुम तभी कनेक्ट कर पाओगे ना जब तो तुम्हारे जीवन में जो है जमीन जो है अलग होगी। लेकिन इसका एक उल्टा वर्जन और दिखाता हूं, यहां पर पानी कनेक्ट हो पा रहा है क्या इस डायग्राम में? यहां पर पानी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहां पर लैंड कनेक्ट हो गया। तो इस अर्थ पे सारी चीजें हो सकती हैं, कहीं वाटर बॉडी कनेक्ट हो सकती है तो कहीं लैंड मास कनेक्ट हो सकता है। ये देखो, यहां पर पूरा जमीन कनेक्ट हो गया, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका वाला सेंट्रल अमेरिका से लगा के साउथ अमेरिका, तो ये क्या हो गया, यहाँ वाटर कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्थल की संधि हो गई, लैंड कनेक्ट हो गए। तो ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है, ऐसी कंडीशंस को बोला जाता है स्थल संधि बोल सकते हो या स्थमस बोल सकते हो, ठीक है, या स्थल संधि बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि वाटर बॉडी जहां से डिवाइड हो रही हो। तो इट्स लाइक ये ऐसा हो गया, ये लैंड मास और लैंड मास टू जुड़ गए, वाटर बॉडी और वाटर बॉडी टू सेपरेट हो गई। आ गई बात समझ में? उसके बाद में जो है, अगर मैं स्ट्रेट बोलूंगा, ये स्थल की संधि हो गई, ये जल की संधि हो गई। लैंड मास सेपरेट हो गए अब आपके, और वाटर बॉडी वन वाटर बॉडी टू जुड़ गई। तो जब वाटर कनेक्ट हो रहा है तो जल की संधि हो गई, जब लैंड कनेक्ट हो रहे हैं तो स्तमस हो गया। अब क्या होता है, ये स्तमस दिख तो रहा है हमें, है ना, ये स्तमस जो है हमें दिख तो रहा है, लेकिन ये उतनी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कई बार नेविगेशन में। जैसे ये आप देखो, यहां से तुम गुजर तो पाओगे नहीं, तो ये समस्या हो गई। अच्छा, कभी कभी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे आप देखो कि अगर यहाँ जमीन जमीन आ जाए तो तुम जाना तो रुक ही जाएगा तुम्हारा, जहाज तो जा ही नहीं पाएंगे। और इस एक स्थमस के कारण उस जहाज को पूरा घूम के यहाँ जाना पड़ेगा अगर यूरोप जाना है। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं केनाल्स के। इसलिए यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया कि ये पनामा स्थमस था, पनामा स्थमस था तो यहाँ एक नहर बना दी, केनाल, आर्टिफिशियल। तो फिर जहाज वहां से गुजर जाते हैं। तो एक पनामा केनाल के कारण कितना रूट बच गया देखो आप। ये खुद हम नहर बनाते हैं, नहर मतलब जहां पानी का एक स्रोत हो, नदी जैसा। तो एक बार में भले एक जहाज निकल जाए, बट निकल जाए। यहां से इतना घूम के जाने से अच्छा है कि ये ऐसे ही, यहां पर भी आपको एक लैंड मास दिखेगा, सिनाई वाला। अब चूंकि किसी को अरेबियन सी से यूरोप जाना है तो वो ऐसे ही जाएगा, बट यहां हमने सुएज कैनाल बना दी, सुएज कैनाल बना दी, तो ये नेविगेशन इजी हो गया। ऐसे ही यहाँ एक थॉमस ऑफ क्रा है, क्रा, ये मैपिंग में मैं सब पढ़ाऊंगा एग्जांपल्स, वो एक अलग बात है। बट इस्थमस इतना आसान नहीं है समझना, मतलब बहुत कठिन हो जाता है नेविगेशन, फिर कैनाल्स इसलिए बनाते हैं। तो कैनाल को जब आप देखते हो ना, नहरों को जब आप देखते हो, तो काम उनका स्ट्रेट जैसे ही हो रहा है, कनेक्ट करती है वाटर बॉडीज को।
मान लो यहाँ लैंड हो जाता, जमीन हो जाती, तो मैं एक नहर बनाता। बट कैनाल्स आर मैन मेड, आर्टिफिशियल। स्ट्रेट्स जनरली नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। ये नेचुरल है, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं। और कैनाल, सुएज कैनाल बना देना, पनामा कैनाल बना देना, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से बना देते हैं। खैर, बाकी चीजें हम मैपिंग में पढ़ेंगे। ये कुछ शब्दावलियां थी जो तुम्हें बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। तो कल की क्लास से अभी तक कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं, आर्किपेलागो क्या होता है, फेस्टून्स क्या होते हैं, जो आर्क ऑफ आइलैंड्स। मैं अभी भी कहूंगा, जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी है देख लेना। आधे से ज्यादा क्लास में जनरल डाउट्स मैंने लिए हैं आप लोगों के, जो बेसिक होते हैं, कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा, नोट्स क्या बनाएं, ये वो, कौन सी किताबें, स्ट्रेटेजी, ये वो सब डिस्कस कर रखा है। फिर कल की क्लास के एंड से हमने पढ़ना चालू कर दिया था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे अभी तक। जैसे अभी हमने देखा कि बे, गल्फ, है ना, स्ट्रेट, स्थमस क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मैं ब्लेड लेके घूमूंगा कि जब तक तुम चैनल नहीं पढ़ाओगे तब तक जो है मैं सांस नहीं लूंगा, कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में आग लगा दूंगा। चैनल को हम वर्ल्ड मैप में भी पढ़ लेंगे, परेशान मत होइए। स्ट्रेट से ज्यादा थोड़ी जो चौड़ी होती हैं, गहरी होती हैं, उनमें अक्सर चैनल वर्ड का यूज कर लेते हैं। चैनल स्ट्रेट जैसे ही होता है, बट वो थोड़ी ब्रॉडनेस उनकी जाती। जैसे आप इंग्लिश चैनल की बात करें, हम लोग इंग्लिश चैनल कि जब भी आप फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जाएंगे तो यहाँ इंग्लिश चैनल मिलेंगी। इधर ये इतनी बड़ी चौड़ी जो है यहाँ पर यूकाटन चैनल मिलेगी। तो चैनल का मतलब जो है वाटर बॉडी कनेक्ट ही हो रही है। सेम फॉर स्ट्रेट जैसे ही काम है चैनल का भी, बट चौड़ी गहराई ज्यादा होती है। एक बार आर्कीपेलागो बता दीजिए, एक बार फेस्टून्स बता दीजिए। आपके कहने से मुझे लग रहा है कि आपने कल की क्लास नहीं देखी है। आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, कल की क्लास ध्यान से देखना चाहिए। कि जब आइलैंड्स के ग्रुप हो जाते हैं तो आर्कीपेलागो हो जाता है। भाई एक आइलैंड को तो तुम कह दोगे, एक द्वीप को तो कह दोगे कि वो आइलैंड है। जापान का जैसे देखा आपने कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो आर्कीपेलागो हो गया। इंडोनेशिया का आर्कीपेलागो हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले टॉपिक हमारे आने वाले 1-2 दिन के क्या रहेंगे, तो सबसे पहले हम अर्थ के कुछ बेसिक्स पर बात करेंगे, फिर हम चलेंगे लैटिट्यूड पर, फिर हम चलेंगे लॉन्गिट्यूड पर, मतलब पृथ्वी के संबंध में कुछ विशेष बातों पर हम ध्यान देंगे। लैटिट्यूड मतलब ये अक्षांश क्या होते हैं, इन पर हम काम करेंगे। देशांतर क्या होते हैं, इन पर हम काम करेंगे। पढ़ के कुछ नहीं होगा, हमें इसका अप्लाइड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब हाँ, हिंदी भी बताते चलिए प्लीज, फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो तुरंत क्लिक नहीं हो पाता माइंड में। आपको टाइपिंग में फुर्सत हो तो तुम देखो कि यहाँ सर अक्षांश भी लिख रहे हैं, देशांतर भी लिख रहे हैं। मतलब वो ऐसे करके तो तुम टाइप करना चालू कर देते हो, तुम लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं उस मूवमेंट से। हाँ, मतलब आप ध्यान तो दें। जब मैं ऐसे करके जो टाइप करूंगा, क्या पढ़ा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो लिखूंगा मैं। मैंने लिख चुका हूं मैं, पृथ्वी का बिल्कुल बेसिक, अक्षांश, ठीक है। और ये क्या लिखा है मैंने आपको, देशांतर, है ना। चलो, तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इनके हमें अप्लाइड पार्ट पर फोकस करना है। अप्लाइड पार्ट मतलब लैटिट्यूड से हम सीजन्स तक पहुंचेंगे। मतलब हम क्लास में ये स्थिति ले आएंगे कि तुम साल भर में कैलेंडर में कोई भी डेट ले लो, रेंडम, 17 अगस्त, 15 जनवरी, 13 जुलाई, 28 फरवरी, कोई भी दिन ले लेना। और दुनिया में तुम कहीं भी हाथ रख देना, किसी भी कंट्री पे, किसी भी कंट्री पे किसी भी डेट को आप वहां का सीजन बता दोगे। इस लेवल पे हम लैटिट्यूड्स को ले जाने वाले हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड से पढ़ के खत्म नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड में हम टाइम, टाइम कैसे डिसाइड होता है दुनिया भर में, है ना, उस चीज को हम देखेंगे। हम बात करेंगे डेट लाइंस के बारे में, डेट कैसे डिसाइड होती। तो क्योंकि सनलाइट एक टाइम पे तो पूरी पृथ्वी पे होता नहीं है,
तो टाइम भी फिर चेंज हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिर्फ आड़ी लाइन तिरछी लाइन पढ़ के काम नहीं होगा, उसका अप्लाइड वर्जन भी हमें देखना होगा। हम सीजनैलिटी तक पहुंचेंगे, लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डेट तक पहुंचेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आने वाले 3 से 4 सेशंस में रहेंगे, मतलब ये बेसिक्स हैं। उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी का जो लिथोस्फीयर पार्ट है, अर्थ का इंटीरियर एंड एवरीथिंग, वो हम, और वैसे भी ये 5 क्लास ऐसी क्लास है कि इसमें आपकी परीक्षा रह जाएगी, मतलब कि आप बैठ पा रहे हो भी है कि नहीं, पढ़ भी पा रहे हो कि नहीं ध्यान से। भागने वाले भाग जाएंगे, फिर असली खिलाड़ी बचेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। शुरू करते हैं। सबसे पहला कुछ बेसिक्स। बेसिक्स में 2-3 बातें हमेशा याद रखनी है। आपके सामने शिवम, मतलब तुम अगर मेरे से पढ़े हो तो तुम्हें पता है कि अपने को क्लास में कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। लास्ट में मुझे मेल कर देना अपना इशू, अपना सब डिटेल भेज देना मुझे, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से जो होगा वो करा देंगे। पर उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल अब भी करो, तो बिल्कुल जो है पढ़ाने भी नहीं दूंगा मैं तो थोड़ा मैं करा दूंगा, बट थोड़ा पढ़ा लेने दो मुझे, है ना। वो कह रहा है चैनल क्या था आपने एक्सप्लेन नहीं किया, शायद प्रभु आप भूल गए होंगे पढ़ना, मतलब आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब ये बच्चे छोड़ते नहीं मुझे अगर मैं चैनल नहीं पढ़ाता तो। मैंने कहा स्ट्रेट का जो काम होता है, जल का कनेक्शन, जल की संधि, वैसा का वैसा ही चैनल होता है, बट चैनल थोड़े से ब्रॉड होते हैं, चौड़ाई ज्यादा होती है, गहराई वहां पर ज्यादा होती है। तो स्ट्रेट जैसा ही चैनल है, बस उसका आकार उसकी गहराई ज्यादा होगी। और कैनाल से मिक्स मत करना, कैनाल ये मैनमेड होती है, ये दोनों नेचुरल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने हालांकि यूरोप में, पर कोई बात नहीं, ध्यान कभी कभी फोन वोन आ जाते होंगे आप लोगों के। तो अब सबसे पहले कुछ बेसिक्स पर हम काम करते हैं। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ कि बेटा कल की क्लास देख लेना, आधी से ज्यादा चीजें समझ आ जाएंगी। ऊपर की डायरेक्शन हमको पता है नॉर्थ है, नीचे की डायरेक्शन हमें पता है साउथ है, इधर हमें मालूम है ईस्ट है, और इधर होता है वेस्ट। तो सबसे पहले बात आती है अर्थ का शेप क्या है, अर्थ किस आकार की है। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि क्या लगता है अर्थ के शेप को हम क्या बोलेंगे, क्या किस शेप की है ये। हाँ, भैया दीदी कुछ लिख रहे हैं, मैं भी लिख देता हूं कमेंट में। भैया दीदी कुछ लिख रहे हैं तो स्फीयर बोले, शेप बोले स्फीयर है, शेप बोले राउंड है, बोले अंडाकार है। मेरा बस चले तो बोले सर मैं स्पाइरल लिख के दिखा दूं आपको। खैर कोई बात नहीं। तो अर्थ के शेप को लेकर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे हम कि जब अर्थ का मैं डायमीटर लेता हूं, ठीक है, व्यास लेता हूं, जब मैं व्यास लेता हूं, तो जब भी हम बात करेंगे डायमीटर, डायमीटर ईस्ट टू वेस्ट की बात अगर करें हम लोग, आवाज आ रही है क्या मेरी, सुनाई दे रहा है सबको। हाँ, तो जब भी हम बात कर रहे हैं डायमीटर की, या जिसे आप कह सकते हो कि पूरे व्यास की, तो करीब करीब ईस्ट टू वेस्ट 12,756 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जब मैं नॉर्थ से साउथ के बारे में बात करता हूं, है ना, नॉर्थ से साउथ के बारे में बात करता हूं, तो ये करीब करीब जो है डायमीटर मेरा लगभग लगभग 12,714 किलोमीटर हो जाता है। मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि ईस्ट से वेस्ट की बात अगर की जाए, ईस्ट से वेस्ट की अगर बात की जाए, ईस्ट से वेस्ट के डायमीटर की अगर बात की जाए, तो सीधी सी बात दिखाई दे रही है 12,756 किलोमीटर है। और अगर नॉर्थ से साउथ को लेकर बात की जाए, ठीक है, नॉर्थ से साउथ को लेकर बात की जाए, तो 12,714 किलोमीटर। डन। यार मेरी पृथ्वी सर्कल होती, स्फीयर होती, तो एक बात तो प्रूफ हो गया कि दोनों का हर जगह का तुम डायमीटर निकाल लो सेम होता। पहली चीज तो ये, जो कि सेम दिखाई दे रहा है क्या, लगभग 0.3% के आसपास चेंज दिखाई दे रहा है मुझे।
मतलब ईस्ट टू वेस्ट वाला डायमीटर इज ग्रेटर देन नॉर्थ से साउथ वाले डायमीटर को, अगर आप देखोगे तो। अब क्या है, जहरीली स्ट्रेटेजीज इतनी चल रही हैं यूट्यूब पर कि फैक्ट्स नहीं आते, फैक्ट्स नहीं आते यूपीएससी में। पता है क्या करेगा वो इसी ज्ञान पे एक स्टेटमेंट बना के देगा। क्या बोलेगा कि द इक्वेटोरियल डायमीटर मतलब भूमध्य रेखीय व्यास इज लेस देन पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास से कम है। ठीक है, इक्वेटोरियल डायमीटर इज लेस देन द पोलर डायमीटर। अब आदो को तो समझ ही नहीं आया कि क्या है, तो देखो समझते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से एक हम लाइन बनाते हैं बेटा, ये दिखाई दे रही है इक्वेटर लाइन, है ना, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कुछ कुछ फायदा भी है हिंदी पढ़ने में, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच से मध्य से निकली हुई रेखा, दैट इज भूमध्य रेखा। एंड बेस्ड ऑन दिस लाइन, अगर ये थोड़ा स्फीयर है भी, तो स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमीस्फीयर। आधा क्या होगा, हेमीस्फीयर, है ना। इस लाइन के नॉर्थ में ऊपर जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं, नॉर्थ। ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नॉर्थ होती है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। इस लाइन के नीचे जाऊंगा तो क्या हो गया, साउथ हेमिस्फीयर हो गया। उत्तरी, हिंदी में देखना, उत्तरी गोले का आधा गोलार्ध, दक्षिणी गोले का आधा गोलार्ध। तो व्हाट इज इक्वेटर, तो इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है विच डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, दो गोलार्धों में विभाजित कर देती है। तो अब मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा, इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब प्रैक्टिकली किसके बारे में बात कर रहा है वो, ईस्ट से वेस्ट वाले डायमीटर को मैंने क्या बोल दिया, इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, और ये हमें मालूम है कि जो अर्थ हमारी रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने वाला ये जो एक इमेजिनरी है, जब पृथ्वी घूमती है ना, तो जिस एक्सिस पर घूम रही है, मतलब जिस भी अक्ष पर घूम रही है वो, तो उसको कनेक्ट करने वाले जो दो पॉइंट्स है, दैट इज द पोल्स, ध्रुव। तो दो छोर जो हैं, तो उसको क्या लिखा है, पोलर बोल दिया मैंने, पोलर डायमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ वाला, मतलब ध्रुवीय व्यास। अब एक्चुअल में वैल्यू वाइज देखोगे तो इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, इक्वेटोरियल डायमीटर इज लेस देन, कम है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए। तो ये हमेशा याद रखो आप, पहली चीज, इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर। इसी बात को घुमा फिरा के भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा है ध्रुवीय व्यास से बेसिकली 7000। यहां पर पहले ईस्ट से वेस्ट वाला लिख लो आप, वेस्ट टू ईस्ट वाला लिख लो, और नॉर्थ से साउथ वाला लिख लो, बात तो वही है। और ये हो गया 12,756, 12,714 किलोमीटर। अब ठीक है, एंड डेट्स वाई हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअल में ट्रू स्फीयर है क्या, नहीं। गोला गोला कुछ चलेगा क्या मसाला, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा, हमारी पृथ्वी रोटेट भी करती है, घूम भी रही है ना। अगर आप नॉर्मली देखोगे, देखो मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी को मेरे वॉइस से या किसी स्पीड से दिक्कत हो रही हो, प्लीज अपने एंड पे चेक करें। मैं फिर कह रहा हूँ, रिफ्रेश कर लो अगर किसी को, क्योंकि मेरे एंड से अगर इशू होगा तो सबको होगा, क्योंकि सबका सही चल रहा है ना। तो आप एक बार जरा रिफ्रेश कर लो। फिर भी तुम्हारा मन नहीं मान रहा तो मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश, बट आपको एक बार करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये होगा कि ट्रू स्फीयर नहीं है हमारा अर्थ का शेप। अगर ट्रू स्फीयर होता तो डायमीटर की वैल्यू क्या होती बेटा,
डायमीटर की जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या हो जाती, ये और ये बिल्कुल सेम होती, तो ये सेम नहीं है ना। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक तो अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है, और अर्थ रोटेट करता है, घूमता है, घूर्णन कहां से घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। कोई भी बॉडी, हमें बचपन से पता है कि कोई भी चीज अगर रोटेट हो रही है, घूम रही है, तो केंद्र से बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, घूमते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हजारों लाखों सालों में, ये इक्वेटर के पास का जो डायमीटर है वो क्या हो गया, चौड़ा हो गया, दूर हो, बल्ज नेचर हो गया, बढ़ गया। तो सबसे पहली चीज तो कि आपको यह पता होना चाहिए कि कहां का डायमीटर ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वेस्ट टू ईस्ट या इक्वेटर, फिर दिमाग में आएगा कि डायमीटर क्यों ज्यादा हो गया, तो उसका ध्यान, मतलब वो अब कभी रीजनिंग में पूछ भी सकता है कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा हो कैसे गया। तो हमें मालूम होना चाहिए कि अर्थ का जो रोटेशन चल रहा था, तो केंद्र से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मतलब कि जब भी कोई चीज रोटेट कर रही होती, घूम रही होती, तो जिसे आप अपकेंद्रीय बल भी बोलते होंगे, जी सर, तो उसके कारण केंद्र से यहां से आप कोई भी चीज देखोगे तो ये इसका जो डायमीटर है वो बढ़ता चला गया। और ये चीज आप इसीलिए कहने लगते हो कि पोल्स के पास ये जो एकदम फ्लैट पैटर्न बनता गया, मतलब चपटापन आ गया। तो कोई भी चीज जब रोटेट होती है तो उस रोटेशन के केंद्र से बाहर की ओर, मतलब इस शेप में इसका बल्जिंग नेचर दिखेगा तुम्हें, और फिर ये चीज आपको कम होती हुई दिखाई देगी उतनी ही। इसलिए पोलर लेवल जो है उसका कम हो गया और इक्वेटोरियल लेवल जो है वो बढ़ गया। दैट्स वाई आप स्फीयर तो नहीं कह सकते कि पृथ्वी का जो आकार है वो स्फीयर हो रखा है, नहीं। इसलिए पहले तो ज्योग्राफर्स ने एक वर्ड लेके आया कि भाई ऑबलेट स्फेरॉइड है इसका नाम, है ना। मतलब एक तरह से चपटापन जो कहते हैं ना हम लोग, कि एक ऐसा गोले की तरह है जो चपटापन है, मतलब ये पोल से ऐसे फ्लैट और इधर बिल्कुल बल्ज नेचर का। मतलब अगर आप कंपेयर कर पाओ, तो अगर हमारी पृथ्वी स्फीयर होती तो कुछ ऐसी दिखती, लेकिन एक्चुअल में अर्थ का शेप ऐसा है। तो हमने देखा कि यार ये एरिया काफी ज्यादा बल्ज नेचर का, चपटापन है, इसलिए एक नाम जो आया वो क्या है, पहले तो ऑबलेट, ऑबलेट का मतलब होता है चपटापन, ऑबलेट स्फेरॉइड। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्न ज्योग्राफर्स ने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी अर्थ का तो यूनिक ही शेप है। ये क्या होता है, कौन सा शेप है, स्क्वायर है। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है। दुनिया में ये अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपसे कोई बोले कि ये वाला शेप क्या है, तो बोले सर सर्कल है। अच्छा जी, आपसे बोले कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर जी क्या है बताओ, ये कुछ तो है, क्यूब की तरफ चले गए तुम, ये ट्रायंगल है। तो उन्होंने कहा जिस तरह से इस दुनिया में नए नए शेप एग्जिस्ट करते हैं, वैसे भी हमारा एक यूनिक शेप है पृथ्वी का, इसलिए इसको बोला गया जियोइड। तो जैसे क्यूब है, जैसे सर्कल है, जैसे स्क्वायर है, जैसे ट्रायंगल है, जैसे रेक्टेंगल है, कि जैसे आयत है, जैसे त्रिभुज है, जैसे वर्ग है, वैसा ही एक जियोइड है, गोलाब है। तो एक्चुअल में अर्थ का शेप किसी के जैसा नहीं है, खुद का ही एक शेप है उसका, अर्थ का ही अपना एक शेप है। तो जैसे त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है, जैसे सर्कल है, वैसे यूनिक शेप है लाइक जियोइड, गोलाब जिसे हम कह सकते हैं, या कई बार उसको किताबों में हिंदी मीडियम में भी जियोइड लिख दिया जाता है। तो इस बात को अपने को अच्छे से याद रखना है कि कल को वो आपसे बोले कि अर्थ का शेप क्या है, तो भाई गोला बोला मत बोल दियो, सर्कल मत बोल दियो। एक्चुअल शेप जो निकल के आया, वो शेप जो निकल के आया वो क्या निकल के आया,
जियोइड शेप। और ऐसा क्यों हुआ? उसके डायमीटर के कारण, कि इतने समय में जो डायमीटर में जो चेंजेस आए, तो सर्कल स्फीयरिसिटी की तरफ न जाते हुए उसमें जो चेंजेस के कारण बल्जिंग नेचर जो आया, ओब्लेशन आ गया, ओब्लेट स्फेरॉइड, चपटापन आ गया, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो अभी तक के सेशन में 3-4 बातें आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट सबको पता होना चाहिए कि जब वो अर्थ के शेप के बारे में बात करेगा, अर्थ के शेप के बारे में बात करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई साहब जियोइड, या ज्यादा से ज्यादा ओब्लेट स्फेरॉइड। कि जो पृथ्वी का आकार है, अगर वो पूछता है तो जियोइड लिख सकते हैं हम, गोलाब लिख सकते हैं हम लोग, और एक ऐसा गोला जो जिसमें पृथ्वी में चपटापन हो। दूसरा कारण, दूसरा उसका डायमीटर को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटोरियल डायमीटर इज ग्रेटर देन पोलर डायमीटर, मतलब भू मध्य रेखीय व्यास अधिक होगा ध्रुवीय व्यास से। नहीं समझ आए, मान लो कि बिल्कुल ही नींद ही लग गई हो जीवन में, तो इसको आप ईस्ट और वेस्ट वाला मान लो, इसको नॉर्थ और साउथ वाला मान लो। मतलब ये ईस्ट और वेस्ट का ये हो गया आपका 12,756, और ये हो गया आपका 12,714, नॉर्थ से साउथ। ये पोलर हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। दैट्स वाई इसे हम ऑब्लेट स्फेरॉइड कह रहे हैं। और ये शेप जो क्रिएट हुआ है वो क्यों क्रिएट हुआ है? तो ये जो शेप क्रिएट हुआ है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अप केंद्रीय बल, या तो ये आ जाए, नहीं तो वो ये किसका रिजल्ट है? रोटेशन का, पृथ्वी के घूर्णन का, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना जो अपने एक्सिस पे, उससे आप कह सकते हो। तो यहां से एक स्टेटमेंट ये आ सकता है, दूसरा स्टेटमेंट उसके रीजन को लेकर आ सकता है। इससे ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो शेप क्लियर हो गया, जियोइड हम क्यों आया, कहां से आ गया, या ऑब्लेट स्फेरॉइड वर्ड, या चपटापन, ये सब क्यों आ गया? रोटेशन से, ठीक है। क्या भविष्य में डायमीटर बदल सब कुछ हो सकता है, सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, अर्थ का रोटेशन चल ही रहा है। इसी लॉजिक से आप ये भी तो कर सकते हो, ग्रेविटी की वैल्यू भी याद रख सकते हो कि नो डाउट इक्वेटर पर कोई व्यक्ति खड़ा है ए, और पोल पर कोई व्यक्ति खड़ा है बी। पास में कौन है? ध्रुव वाला ज्यादा पास में है, तो असर किसका होगा? एग्जैक्टली exactly. तो क्या बोलेंगे आप? सीधी बात है कि ग्रेविटी, कल को कोई पूछे, चूंकि ये दूरी कम है ना केंद्र से, तो पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होगी इक्वेटर से, ध्रुवों पर ज्यादा होगी भूमध्य रेखा से। आ गई बात समझ में? और इस पे जबरदस्ती रटना मत, ये नॉर्मल बुद्धि लगा लो कि अगर तुम केंद्र बिंदु से यहाँ की दूरी देख रहे हो, और ये दूरी किसकी ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, तो इसीलिए इक्वेटर पे अपने को कम रखना है। पोल्स पर ज्यादा खिंचाव बल लग रहा है, पोल पर ज्यादा याद रखना है। ये अब भी पढ़ाया मैंने आपको। डिफरेंस को लेकर जब हम बात कर रहे होते हैं, तो याद रखना, कल को पूछ भी रहा है कि अब ये पता तो हो गया तुम्हें कि पोलर डायमीटर कम है, डिफरेंस पूछे तो 0.3% के आसपास का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक था अर्थ के शेप को लेकर। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होना चाहिए, और हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा शेप के नाम पे। नहीं तो आप सोचे कि मैं इसी में चला जाता हूँ, इसी पे जो है एमएससी कर लेता हूँ अर्थ के शेप पर, कर लेना सिलेक्शन के बाद।
रुकना भी हमें आना चाहिए कि कहाँ रुकना है। सो बेसिक याद रखो, अर्थ का शेप, दैट अर्थ हैज इट्स यूनिक शेप, जियोइड, ऑब्लेट, स्फेरॉइड। डायमीटर में वैल्यू तुम अगर याद नहीं भी कर पा रहे हो, पता हो कहाँ डायमीटर ज्यादा है कहाँ कम है। डायमीटर में चेंजेस अर्थ के रोटेशन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आया है। चेंजेस लगभग 0.3% है। साथ ही साथ आपको ग्रेविटी भी पूछ रहे हैं, तो चूंकि पता है इक्वेटर दूर है, पोल पास में है, पोल पे ग्रेविटी ज्यादा है, इधर ग्रेविटी कम। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक होगा हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहने के लिए सबसे पहली बेसिक क्लास है, बट भाई साहब ये टॉपिक ऐसा है कि तुम्हारे ज्योग्राफी की आखिरी क्लास तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये, ज्योग्राफी की आखिरी क्लास तक। हाँ, बोले सर हमने बहुत गणित लगा लिया, क्यों? अर्थ के शेप वेप निकालने में बहुत यहां वहां डायमीटर वायमीटर निकाल लिया। एक्चुअल में एक शब्द बड़ा फेमस है ज्योग्राफी में, दैट इज जियोडेसी। ठीक है, जियोडेसी। तो हाँ, नितिन कह रहा है ले बेटा, नितिन इंटरनेट चेक करा लो यार अपना, है ना। हाँ, मतलब डेफिनेटली आपके एंड पे कुछ इशू चल रहा है, थोड़ा इंटरनेट ठीक करा लो। मैं फिर कह रहा हूँ लैग होगा तो सब पे होगा। तो जियोडेसी क्या है? तो जियोडेसी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लाइन बताना चाह रहा हूं मैं, कभी ये वर्ड आ जाए तो क्या है। ये ऐसा विज्ञान है या ऐसी व्यवस्था है जिससे आप अर्थ के शेप को निकालने की कोशिश करते हो। तो ऐसा विज्ञान या ऐसा साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द अर्थ शेप एंड साइज बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड सर्वेज। तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो आप कि जियोडेसी इज अ साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो अर्थ के शेप को, आकार को, पृथ्वी के आकार को कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व कर रहा होता है। कि जियोइड जो लेके आए आप ऐसे नहीं लाए हो, या ऑब्लेट स्फेरॉइड ऐसे नहीं लाए हो, आपने डायमीटर निकाला है, ये सारी चीजें करी है। सो जियोडेसी एक ऐसा साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो कैलकुलेशंस की मदद से, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से अर्थ के शेप को हम निकाल रहे होते हैं। तो ये जो हम बातें कर रहे थे, इसके पीछे जो विज्ञान है, जो विज्ञान छुपा हुआ है, जो गणित लगाया हुआ है, जो सर्वे किया है आपने, उस विज्ञान को हम कह रहे हैं जियोडेसी। तो इन शॉर्टर टर्म इतना याद रखो कि कल को कोई बोले जियोडेसी का संबंध किससे है, तो अर्थ के शेप को निकालने का ये जो पूरा विज्ञान है, ये पूरा जो साइंस है, उसे हम जियोडेसी कह रहे हैं। बस ये वन लाइनर है, ज्यादा परेशान मत होना। लवली कह रहा है नोट्स बनवाओगे क्या? आपने कल की क्लास ली कि नहीं? कल की क्लास ली? कल की क्लास ली नहीं रही, गायब। अब गायब, देखा, पूरी नहीं ले पाए, ये तो हाल है। मांग करता है मेरे से नोट्स की, क्लास पूरी पढ़ी नहीं जा रही है। जाओ कल क्लास देखो, कम से कम 100 बार कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। और ये मैं जिनको कह रहा हूँ, एक दो बच्चे हैं, तुम इंटरनेट ठीक करो अपना बेटा, रिफ्रेश करने से भी कुछ नहीं होगा, इंटरनेट ठीक करो। हाँ, अविनाश तुम भी उसी लाइन में हो बेटा, ठीक कराओ इंटरनेट। कैसे काम बनेगा बताओ? रील चला चला के इंटरनेट खत्म कर लिया, आप फिर कह रहे क्लास नहीं चल रही, कैसे चलेगी? महावीर बेटा तुम भी कॉपी पेस्ट मत करो, अब मैंने टीम को भेज दिया है ना, शांति रखिए, वो कुछ करा देंगी जो भी हो सकता है, आपसे संपर्क करेगी टीम।
मेरा काम बस यही है, मेरा काम पढ़ाने का है, मतलब तुम कहो तो काउंसलर भी बन जाता हूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लैटिट्यूड पर। दो शब्द आपने बचपन में सुने होंगे, ये कौन सी क्लास में सुने हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कुछ तो सुना होगा। अक्षांश एवं देशांतर है, छठवीं में सुन लिया था तुमने। एक कह रहा है मैंने तीसरी में सुना था। गलत क्लास में चले गए थे क्या? तीसरी में सुन लिया? अल्लाह, गलत क्लास में चला गया देखो। हम्म, यू नो सर, यू नो, कोई बात नहीं। तुमने कोई भी क्लास में सुना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो अब है एक्चुअल में। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है कि ये पता सबको है, कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो इसमें महारत हासिल कर रखे होंगे, और महारत क्या है उनकी? जो लेटे हुए हैं वो लेटीट्यूड है, जो लेटे हुए हैं वो लेटीट्यूड है, जो खड़े हुए लंबे लंबे हैं वो लॉन्गिट्यूड है। आता है सर मुझे। लेटे हुए इज लेटीट्यूड, लंबे इज लाइक लॉन्गिट्यूड। सो जाओ, है ना, तुरंत सो जाओ। समझते हैं इनकी जरूरत कहां से पड़ी और क्यों पड़ी, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन जरा कुछ बेसिक ज्ञान समझते हैं। आपके सामने एक जो है बढ़िया से रेक्टेंगल बना रखा है मैंने, ये आप मैप समझ लो, जो आप खरीद के लाए थे, दीवार पे चिपका दिया। हालांकि आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कल बोला था मैंने कि उल्टा चिपका देना, तो अब बच्चे ने उल्टा चिपका दिया, तो अब यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चिपका चुके हैं कल। हाँ, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक सोनू नाम का बच्चा है, ठीक है, सोनू नाम का बच्चा है, वो यहां पर खड़ा हुआ है। अब मैं पूछूं अगर तुमसे कि क्यों ये सोनू कहां पे है, तो तुम्हारा आंसर होगा देखो सर वो वहां है। कहाँ है? वो वहां है। आप मेरी बात सुन पा रहे हो? अगर मैं सोनू से कहूं कि सोनू कहाँ है, तो वो वहां है, ये बोल पाओगे? मैंने कहा यार यहाँ चिंटू है, कहाँ? वो वहां है, वो वहां है। तो कोई फायदा नहीं है वो वहां करके। कितना पढ़ा? बहुत पढ़ा। कितना चला? बहुत चला। कितना सोया? बहुत। पता होना चाहिए, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो पता हो। तो प्रिसाइज लोकेशन के लिए आप कहोगे कि अगर सोनू की मुझे लोकेशन चाहिए, तो या तो सर आप एक काम करो, कुछ हमारी पृथ्वी पे ऐसी सेट्स ऑफ लाइन बना दो, ये लाइन की सेट बना। अब मैं आपसे कहूंगा कि यार इसको मैंने नाम दे दिया ABCDEFGH, तो अब आप पूरी पृथ्वी पे वो वहां पे जो है ना बोलते बोल दोगे कि सोनू जो है वो डी पे, बोल दोगे। बट प्रॉब्लम इस डी वाली लाइन पे है कि ये लाइन पूरी जगह डी दिखा रही है। अभी तुम सोनू को फिक्स कर पाओगे क्या? ये तो पूरी लाइन डी की है। अगर मान लो मैं चिंटू की लोकेशन पूछूं तुमसे, तो तुम बोल दोगे जी पे है चिंटू। तो जी पे क्या है? वो तो पूरी लाइन ही शो कर रहे हैं, अभी भी इस जगह पे चिंटू को तुम फिक्स नहीं कर पाए। आप प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, आप नीड को समझो पहले चीजों की, है ना। पहले दिमाग में क्रिएट करो कि यार हाँ सही बात है, एक सिंगल लाइन से भी कोई फायदा नहीं निकल पा रहा है। हाँ, सिंगल लाइन से मुझे पूरे अर्थ में से कुछ पर्टिकुलर जगह पे तो पहुंच गया हूं मैं, बट फॉर दैट मुझे कुछ वर्टिकल लाइंस भी चाहिए होंगी, मुझे कुछ वर्टिकल लाइंस भी चाहिए होंगी। और जैसे मेरे पास वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, शायद मुझे और थोड़ी हेल्प मिल जाए लोकेशंस में बताने के लिए। तो सपोज मान लो मैंने इसको लोकेशन को वर्टिकल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। अब मैं अगर बोलूं कि सोनू की लोकेशन क्या है, तो आप कहोगे सर
डी है और 2। सो D2 इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सोनू। मैंने कहा चिंटू की लोकेशन बता दो, तो आप बिल्कुल बोल दोगे कि सर G और 9, G9, जेन्युइन नहीं G9। हाँ, तो G9, तो ये हो गया एकदम जेन्युइन। जेन्युइन स्पेलिंग 100 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम जेन्युइन G9। तो ये हो गया भाई साहब चिंटू। एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब दिमाग चलने लगा तुम्हारा। अभी तक थोड़ी देर पहले जो चीज वो वहां है वो वहां है ना, वो वहां है वो वहां है से कहां पर आ गया सर? अब आप उसकी एबीसीडी पे आ गए। अभी आपके डिस्कशन में एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि सर इस पूरी पृथ्वी पे, अब पृथ्वी को तुम लड्डू तो समझ नहीं पा रहे हो भाई, पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ये सब कुछ, पूरी दुनिया में लोकेशन का क्या महत्व तुम्हें मालूम है? एक मिसाइल भी दागनी है तो तुम्हें पता है कहां जाएगी, वो वहां दाग दो। अब ऐसा तो है नहीं बाण है कि मारिए बाण इसके पेट में, बाण तो है नहीं, लोकेशन है भाई साहब, है ना, कि इसकी नींद खुल जाए जो है, ये पेट में मारिए बाण जो है, दीवार से टिक के बैठा हुआ है ये, सीधा बैठ जाएगा ये। तो तुम्हें अगर XYZ कहीं भी अगर तुम्हें लोकेट करना हो, फ्लाइट उड़ गई कहां जाएगी पता नहीं, वो वहीं पर जो है वहीं कर दीजिए। वहीं क्या होता है? तो सबसे बड़ी नीड इस अर्थ पे क्या पड़ी कि भाई चीजों के तुम्हें लोकेट करना पड़ेगा। ज्योग्राफी की बातें करते हैं, विंड्स चल रही हैं, कहां चल रही हैं? चल रही हैं, वहां चल रही हैं, कैसे होगा? लोकेशन पता होनी चाहिए ना। वार्म वाटर्स हमें मिलते हैं कहां? वहां वहां मिलते हैं वहां। माउंटेन्स की लोकेशन यहाँ है, कहाँ है पता नहीं है। इंडिया को तुम देखोगे तो इंडिया की भी लोकेशन अपने कुछ वैल्यूज में होगी। तो सबसे पहले नीड। अच्छा, इसीलिए हमने दो सेट ऑफ लाइंस क्रिएट करवाई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेट है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज अवस्था वाला जो हॉरिजॉन्टल है, दैट इज योर लैटिट्यूड। एंड दिस वर्टिकल्स, ये जो ऊर्ध्वाधर हैं, इनके लिए हमने क्या बोला? लॉन्गिट्यूड। इसलिए तुम जब भी मैप को देखते हो आपको कुछ इस तरह की लाइंस जरूर दिखती है, और इन लाइंस में आपको वैल्यूज के साथ कुछ डिग्री विग्री भी लिखी रहती है, वो अपन समझेंगे। बट पहला समझ में आया कि ये ऐसे लाइंस क्यों बनी है, मैश क्यों बना हुआ इस तरह। वो कह रहा है फिर बोल सकते हैं क्या सर हम, कैसे लेटी हुई जो है हॉरिजॉन्टल, उनको लेटीट्यूड। अरे 5 मिनट तो रुक जा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। कल ब्लड टेस्ट कराएगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ही आ रहा है ब्लड टेस्ट में, देखियो तो, रुक तो जा बेटा, थोड़ी देर रुक, नजरिए बदल जाएगा भूगोल पढ़ने का कि जो कहा हो। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि मुझे नीड तो है भाई साहब, और वो भी दो लाइन की, एक हॉरिजॉन्टल की और एक वर्टिकल की। क्या मैं सही हूं? बोलो हाँ। गुड। और सामान्य व्यक्ति को क्या लेना देना, उसको लाइन चाहिए, उसको लोकेशन चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ABCD के नाम से चलाऊंगा तो ABCD की लाइंस बहुत लिमिटेड है, 26 तो लेटर है बेचारे। तो कहीं ना कहीं मतलब मजबूरी में मुझे नंबर सिस्टम्स में आना ही पड़ेगा, वैल्यूज में आना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? तो देखो, समझो मेरी बात ध्यान से। तो स्टार्ट करेंगे हम, है ना, ध्यान सुनना। अभी पिछले 10 मिनट के डिस्कशन से एक बात क्लियर हो गई कि मुझे अर्थ पे क्या करना है, मुझे अर्थ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लेके आनी है, डन, विद वैल्यूज, कुछ वैल्यू के साथ, और कुछ मुझे जो है वर्टिकल। ये मेरा मेन अब उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य मेन, ये मुझे पकड़ना है। तो अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैटिट्यूड। मतलब इस टॉपिक के एंड होते होते तक तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। That's it. अब रितु जो है 4 क्लास आगे चली गई धड़ से, कैसे बताओ भारत का लॉन्गिट्यूड है? अरे मैं कह रहा हूं अभी वापस आ जाओ, अभी हम कहाँ हैं, तुरंत आगे चले जाते हैं कुछ।
अभी मैं देख रहा था, मैं कुछ पता नहीं ओशन वोशन पढ़ा रहा, तो एक डेट लाइन में चला गया, पांचवें दिन, मतलब सीधा शनिवार को ही पहुंच गया बेटा। इतना कहाँ, मतलब कहाँ जाना है, हमें भी ले चलो, मौका दो हमें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें पहुंचना है, दैट्स इट। सबसे पहले लैटिट्यूड क्या है, तो सब लोग एक अक्षर लिखेंगे, एंगल है, एक कोण है। पहले तो तुम ये लिखो, लैटिट्यूड क्या है, एंगल। गिनती के 10 बच्चे लिख रहे हैं, तुम्हें शर्म आ रही? 2-2 हजार बैठे हो तुम लोग, तुमसे एंगल शब्द नहीं लिखा जा रहा है? ना पढ़ाई हो रही, ना समझ आ रहा है, ना शर्म आ रही है? बोले ध्यान से बैठो, सीधे लिखो, लैटिट्यूड इज एन एंगल, लिखो। तेरे से कह रहा हूं बेटा, सीधे बैठ। ज्यादा समझ में आने लगा है तो क्या, थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, और फिर रिलैक्स हो जाता हूँ तो मैं बस यूं ही बस देखता रहता हूँ। लिख दे, लैटिट्यूड इज एन एंगल। नहीं लिखेगा, दिमाग में नहीं बैठेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। बिस्तर पे ही लेट गया देख, पढ़ने बैठा था ऐसे सीधे, धीरे धीरे करते 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 करते, और हॉरिजॉन्टल। थोड़ी देर में डिवाइस गिर गया तुम पे। लेटिट्यूड इज एन एंगल। एन, अब एंगल तुम्हें मालूम है, बचपन से तुमने पढ़ा हुआ है कि ये एंगल क्या है। अगर ये मेरा पॉइंट है तो दिस इज, ये एंगल 0 का है। तुम्हारे, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये लाइन मतलब है 180 का। अरे मैंने पॉइंट यहां बनाया है, यहां नहीं बनाया है, सब पता है मुझे, तुम्हारा सारे गणित मुझे जानता हूं। हाँ, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा हो, मेरे घर वाले कह रहे हैं ये मास्टर जी जो है बहुत चिल्लाते हैं, उनसे कहो यही मास्टर जी बहुत रैंक लाते हैं। सॉरी बट ट्रू। तो जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है बेटा, ये जो कोण है 0 है। इसकी सुई को मैंने घुमा दिया, ये 5 डिग्री हो गया। इसकी सुई को घुमा दिया है 10 डिग्री, है 45 हो गया, ये करते करते 90 हो गया। एम आई राइट? ये घूमते घूमते, तुम्हें बचपन से तुम्हें मालूम है, ये मेरे 180 हो गया, ये सब सबको पता है। तुमको मालूम है, सारी चीजें पता है तुम्हें, ठीक है, ओके। बट आपने एक बात नहीं देखी, एंगल बनाने के लिए यू नीड अ पॉइंट, तभी तो तुम एंगल बना पाओगे। तो लैटिट्यूड एक एंगल है जो हम ले रहे हैं अर्थ के। मैं आपको डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें जुगाड़ डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, जिससे टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, किताबों पे नहीं जाना है हमें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लैटिट्यूड एंगल है जो अर्थ के सेंटर से ले रहा हूं मैं, दिखाऊंगा अभी मैं। पृथ्वी के कहां से ले रहा हूं, केंद्र बिंदु से ले रहा हूं। और कहां जाएगा मेरा एंगल, नॉर्थ या साउथ ऑफ इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के या तो नॉर्थ या साउथ में। ये हो गई अपने जुगाड़ की डेफिनेशन। अब, है ना, अब अपन जो है बेटा इसको डायग्राम में समझते हैं, एंगल वेंगल बाद में देखेंगे। पहले तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु दिखाओ मुझे, तुमको दिखा देता हूं पहले पृथ्वी का केंद्र बिंदु। ये हो गया भाई पृथ्वी का केंद्र बिंदु, समझ गए क्या? इधर से भी दिखाऊं क्या? नहीं मतलब तुम कहो दिखा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रहन देते सर, आप परेशान, अब चलो हो रहा हो तो हो जाओ। ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे लिए मैं इधर एक अर्थ बना भी देता हूं, या ऐसी अर्थ बना देता हूं जो तुम जैसा कहो, जिस लेवल पे इमेजिन करना चाहो। सो पृथ्वी का केंद्र, अर्थ का सेंटर। तो लैटिट्यूड एक एंगल है,
कहां से एंगल लेंगे हम? अर्थ के सेंटर से लेंगे। ये अर्थ का सेंटर मिल गया मुझे, ठीक है। और किधर लेना है मुझे? नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। अभी पूरा गेम है बस 5 मिनट में, और पूरी क्लास तुम्हारी आंखों के सामने, बस 5 मिनट। यहां से सबसे पहले एक एंगल बनाया मैंने, चूंकि एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री का रहेगा। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि इसके ऊपर जब भी जाऊंगा मैं, डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ। इसके नीचे क्या होगा? साउथ। अब बस देखो मजे जीवन के, कि मान लो, देखो नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, उत्तर और दक्षिण। तो ये मान लो मैंने 10 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहां लिख देता हूं 10 डिग्री नॉर्थ, है ना। इसके बाद में अगर मैं यहां पर देखूं तो इधर मान लो 10 डिग्री साउथ, ये एंगल बना रहा हूं बेसिक। अच्छा ठीक है। फिर से मान लो मुझे, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा 45 डिग्री बनाने का मन कर रहा है, बना दो 45 डिग्री नॉर्थ। एन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैं नॉर्थ में हूं। मेरा मन कर रहा है मैं 45 डिग्री साउथ भी बना के देखो, बना लेना तो भाई। मेरा मन कर रहा है कि मैं 75 डिग्री नॉर्थ बना लेता हूं, बना लो भाई। मेरा मन कर रहा है कि मैं 75 डिग्री नॉर्थ। सर लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं 90 डिग्री नॉर्थ बना लो, बना लो। सर मेरा मन कर रहा है मैं 90 डिग्री साउथ बना लो, बिल्कुल बना लो। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ियो, दोबारा पढ़ियो डेफिनेशन। इधर 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 साइड में, इधर साइड। लैटिट्यूड एक एंगल है, हाउ, ये एंगल बना रहे हैं, ये सारे अपने आप में लैटिट्यूड हो गए, जो कहां से ले रहे हो? अर्थ के सेंटर से ले रहे हो, अर्थ के सेंटर से ले रहे हो टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये बेटा सब एंगल्स हैं, कोण है, समझ आया? कोई बच्चा प्लेट लेके घूम रहा होगा, ए इधर क्यों नहीं बनाई तुमने? रुक जा, इधर भी बनवाऊंगा, रुक जा जरा, शांति से। अभी 90 तक समझ आ गया? 90 तक का एंगल। अब देखना मजेदार चीज, ये तो इमेजिनरी बना, ये तुम पृथ्वी के अंदर केंद्र बिंदु को थोड़ी देखोगे आप। अब मजेदार चीज चालू हो रही है। इस 0 डिग्री से एक लाइन बनाऊंगा मैं, जो बाहर मेरे अर्थ पे दिखेगी, और उसको कह दूंगा 0 डिग्री। मैप पे बिल्कुल बीचों बीच बनाऊंगा ये 0 डिग्री, या यहां बना दूं मैं 0 डिग्री। अब हमें दिखती सामने वाली ये वाली लाइन है, मैप पे हमें दिख रही है कि ये सामने वाली लाइन 0 डिग्री है, बट एक्चुअल में आई कहां से? ये उस एंगल से आई जो अर्थ के सेंटर से ली थी हमने। फिर 10 डिग्री से एक लाइन और बनाऊंगा मैं, तो 10 डिग्री नॉर्थ हो गया। फिर सामने 45 डिग्री नॉर्थ, फिर 75 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। नीचे आऊंगा तो 10 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ, 75 डिग्री साउथ। अब यही लाइन जो मुझे बाहर दिखती है कि 10 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे वाली लाइन क्या हो जाएंगी? ऐसे 90 तक मैं पहुंच सकता हूं। ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही है ना बेटा, ये जो दिखाई दे रही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, मैप पे जब जाते हो तो तुम्हें यही लाइन ऐसे 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 दिख रहे, ये एक्चुअल में अर्थ के सेंटर से, ये वो डिग्री का एंगल है 30 डिग्री, उससे लाइन बनाई है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, क्या पृथ्वी को मैंने अलग से काटा, केंद्र बिंदु बनाया? बोलो हाँ। रटो मत, 10 मिनट रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा, सब लिखवा भी दूंगा मैं। ध्यान दो बस यहां पे, केंद्र बिंदु से एंगल बनाया 0 डिग्री का, बोलो हाँ। उस पूरे लाइन अपन ने बाहर एक लाइन बना दी 0 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल लिया इसके रिस्पेक्ट में 15 डिग्री का, चूंकि नॉर्थ है तो ये 15 डिग्री से जो लाइन बनाई, ये लाइन हो गई 15 डिग्री। फिर मैंने 30 डिग्री, 45 डिग्री, जितनी लाइन बनाते चला गया, 90 तक बनाते चला गया, 90 तक ये लाइंस बनती चली, और सब में एन लिखता गया, ऐसे नीचे एस लिखता चला गया। हर एक एंगल से मैं लाइन बना रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी तो तुमने बुद्धि चला ही ली होगी, मतलब इतना तो तुम्हें नॉलेज है ना। अगर तुम्हें इतना याद रह रहा है कि तुमने किसको पैसे उधार दिए, अगर तुम्हें इतना पता है एक बार में शादी में जाने के बाद कि कहां पर डोसा मिल रहा है, कहां पर रसमलाई मिल रही है, एक बार देखने के बाद, तो मतलब तुम जो हो, बैल बुद्धि तो हो नहीं। तो तुम्हें तो सब पता तो है, दिमाग तो चलाना तुम्हें आता है, ये तुम्हें पता है ना। तो यार वो
पानी पूरी, अरे वहां भैया, वहां 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 जाइए, देखो वहां भीड़ लगी, वहीं तो वहीं अब भी जाके आए हैं हम। तो अगर तुम्हारे अंदर इतना कंसंट्रेशन है तो तुम मुझे बताओ, ये 45 डिग्री से तुमने लाइन बनाई, तो बेटा ये पृथ्वी पे पूरी लाइन बनाओगे ना तुम, तो इधर का भी एंगल प्रैक्टिकली वही रहेगा। तुम सोचो कि मैं 90 से क्रॉस करके 145 का बना दूं, क्या फायदा होना है, लाइन तो सेम है उसकी, सेम ही होगी ना। मतलब देखो इधर, ये 15 डिग्री की लाइन है, तो 15 डिग्री आप पूरी लाइन कवर कर रहे हो, पूरी पृथ्वी पे कवर करोगे ना, तो इधर एंगल और नया बना के क्या करोगे, 90 को क्रॉस क्यों करोगे। तो मैक्सिमम एंगल तुम कहां तक बना सकते हो, इधर ध्यान दो, 75 से जो लाइन जाएगी वो तो पूरी पृथ्वी पे रहेगी, क्योंकि पृथ्वी का शेप भी तो, जैसे मान लो अगर मैं इस मग पे एक लाइन बनाने जाऊंगा तो वो तो चारों तरफ ही तो बनेगी, इट्स अ सर्कल, वो लाइन एक सर्कल की तरह है। तो ये वाले एंगल तुमने जब 75 लिया, तुम सोचो कि मैं इधर वाला भी एंगल ले लूं, तो वो बात तो वही निकलनी है 75 ही, इसको जबरदस्ती 110 120 थोड़ी ले जाऊंगा। तो रियल सेंस समझो आप, रियल सेंस, कि अगर कोई 40 डिग्री लेटीट्यूड बना रहा है तो इसका मतलब 40 क्या है, वो सेंटर से उसका एंगल क्या है, 40 का है, दैट्स इट, ऐसा समझो। पर हमारे सामने अक्सर हमें मैप में क्या दिखता है, सिंपल लाइन दिखाई देती है, सिंपल एक लाइन दिखाई देती है बस, कि हाँ भैया जैसे ये दिखा देखो 45 डिग्री 60 डिग्री 7, तो भाई एक्चुअल में क्या है ये सेंटर से लिया हुआ वो एंगल है सर। तो अब मैं बताऊं, ये जो तुम्हें दिखता है ये लेटीट्यूड नहीं है, ये लेटीट्यूडनल लाइन है। लेटीट्यूड तो एंगल था जो अर्थ के सेंटर से लिया था, कौन है वो। तो अगर मैं बोलूं कि सर इधर भी एक एंगल बना दूं, तो बना दे, पर बात वही होगी, जो 75 पे रहेगा वो इधर भी रहेगा सेम, तो क्या जरूरत है इधर एंगल बनाने की, सेम एंगल ही रहेगा वो तो 75। तो ये लॉजिक समझ बैठा कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर लानी है तो वो ऐसे रैंडम नहीं आ जाएगी, वो अर्थ के सेंटर से आ रही है, कि अर्थ के सेंटर से मान लो ये एंगल कितना लिया मैंने, 30 का लिया, तो ये वाली जो लाइन बनेगी मान लो 30 की, अर्थ के सेंटर से मैंने मान लो कितने का एंगल लिया, 60 का, तो मतलब ये वाली जो लाइन जो बनेगी 60, अर्थ के सेंटर से की ये लाइन मान लो कि ये कितनी 90, तो ये 90 की लाइन। अब तुम सोचो कि मैं इधर एक एंगल बना दूं, तो तू बना दे भाई, पर बात वही रहेगी सेम वाली लाइन, 60, इधर का भी एंगल वो 60 रहेगा। तो हमारी आंखों के सामने जो लाइंस दिखती हैं वो प्रैक्टिकली ऐसी नहीं आई हैं, वो अर्थ के सेंटर से लिया हुआ एंगल है, दैट्स इट। कहीं से भी ले लो ना, डायरेक्शन क्या होता है, पृथ्वी गोल है, इधर से ले लो उधर से ले लो, वो तो बस इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्थ में लिखना है सब वैल्यूज, और नीचे वाला साउथ में लिखना है, एबीसीडी का रोल भी नहीं है। देखो बेटा, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, तुम सोचो मैं दांत की खुरचन में चला जाऊं, तो तुम्हारे सामने रसमलाई रखी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें दांत की खुरचन खानी है कि रसमलाई खानी है, मतलब लैटिट्यूड समझ आ गया, लाइन समझ आ गई, उससे रिलेटेड अपन काम काम की चीजें पढ़ने वाले हैं, पर नहीं मुझे तो थाली नहीं चाहिए, मुझे दांत की खुरचन दो, क्या फायदा, क्यों परेशान हो रहा है इतना। अब इधर ध्यान दे, मजे वाली बात, इतने ज्ञान से तुम्हें इतना समझ आ गया कि बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन जो थी हमारी रेफरेंस लाइन, उसको आपने क्या बोला, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इसका मतलब जो है, ऊपर वाली मान लो उदाहरण के तौर पे, ये कुछ जो भी लाइंस होंगी, ये कुछ भी जो लाइंस होंगी, इसमें मैं मान लो मैंने लिख दिया 20 डिग्री, तो नॉर्थ लिख दूंगा, 40 डिग्री नॉर्थ लिख दूंगा, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे के ऐसे मान लो मैंने रैंडम कोई भी नीचे लाइन बना दी, अब अंदाजे से एंगल लगाऊंगा, तुम सोचो कि जो है मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ और यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, तो ये तो मतलब जो है ज्यादा ही हो गई, मतलब भाई अंदाजे से भी तो तुम एंगल बढ़ता हुआ तो लिखोगे ना। अब नॉर्थ लिख दूं, साउथ लिख देता हूँ 20 डिग्री,
के बाद में मान लो मैंने 45 डिग्री लिख दिया, 75 डिग्री लिख, कुछ भी लिख के आप 90 डिग्री साउथ तक लिख दिया। लेकिन अगर मैं कहूं चिंटू 70 डिग्री नॉर्थ पे बैठा है, तो तुम्हारी बुद्धि तो चल जाएगी कि यार पूरी पृथ्वी छोड़ के यहां कहीं तो बैठा है। प्रोबेबली वो एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में कहीं तो बैठे हो। आपने 70 डिग्री नॉर्थ बोल के ये तो नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डेफिनेटली वैल्यू जो आएगा वो किस में आएगा, साउथ में आएगा। कल का इमेजिनेशन करना बहुत काम आ गया। अब किसी ने बोल दिया कि चिंटू 60 डिग्री साउथ में बैठा है, तो प्रोबेबली कौन से कॉन्टिनेंट पे हो सकता है वो। तो 60 डिग्री में तो बेचारा कॉन्टिनेंट क्या, साउथ अमेरिका भी निकल चुका, अफ्रीका भी निकल चुका, ऑस्ट्रेलिया में निकल चुका। ओशियन बोलो सर जी, पानी में बैठा है वो। 30 डिग्री नॉर्थ में बैठा हुआ, तो हो सकता है नॉर्थ अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, एशिया में, कहीं भी हो। हाँ, चूंकि एग्जैक्ट के लिए मुझे अभी वर्टिकल लाइंस भी पढ़नी है, वो पढ़ लूंगा मैं। बट रिक्वायरमेंट समझ में आ रही कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्या पड़ी। अब मान लो ज्योग्राफी में कुछ दिन बाद पढ़ोगे कि ईस्टर्ली विंड्स 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के बीच में फ्लो करती है। बुद्धि दौड़ेगी दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। तुमको पता है, अच्छा अच्छा ये एरिया है ईस्टर्ली विंड। ये तो समझ आने लगा मुझे, वैल्यू देख के बिल्कुल आएगा। फिर बच्चे कह रहे हैं, बचपन से तुमने एक लाइन पढ़ी होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में पढ़ेंगे। उसकी वैल्यू देखी 23.5 नॉर्थ और एक 23.5 साउथ। इतना तो समझ में आ गया कि ये लैटिट्यूड की लाइन से मतलब एक बॉर्डर लाइन बना रहा है कुछ तो। और 23.5 यार ये एक एंगल था बेटा, ध्यान से सुनो, एंगल था। 0 से 10 में इनफाइनाइट एंगल बना सकते हो तुम, जितना एंगल बनाना चाहो उतनी लाइन बना देना, डिग्रीज बना बना के। ये तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए एक एक डिग्री का डिफरेंस ले रहे हैं ना। ऐसे 23.5 भी ले सकते हो आप। कितने ही आप एंगल बना दो और कितनी लाइंस बना दो, वही गिनती नहीं है। तो अगर आपके सामने लिखा रहे पहला ऑप्शन एशिया, दूसरा ऑप्शन अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन अफ्रीका, चौथा ऑप्शन खुद चल के आएगी नौकरी, चलो दीवार से टिक जाता हूं तब तक। तो अगर कोई एक एक्स नाम का व्यक्ति है जो 45 डिग्री नॉर्थ पे बैठा है, प्रोबेबली वो कौन से कॉन्टिनेंट में होगा। समझो तुम, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही 4 दिन तक, इमेजिनेशन जब तक तुम नहीं कर पाओगे ना, ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते भाई। वो क्या कह रहा है, 45 डिग्री नॉर्थ, बुद्धि चला लो, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, आधा ही है इसका 45। यहाँ कहीं, यहाँ कौन सा अफ्रीका आएगा क्या यहाँ पे है। ये अफ्रीका देख रहे हो तुम, थोड़ी तो बुद्धि लगा लो रे, थोड़ी लगा लो, बस ज्यादा नहीं, इतने में तो कलेक्टर बन जाओगे रे। 45 ये इधर ऊपर से निकल गया। पूछो यार सर, एक और पूछ लो, बस बस एक और पूछो, एक और पूछ लो। एक पूछ लोगे तो मतलब सही रहेगा, एक, बस एक।
80 डिग्री साउथ में अगर कोई बैठा हुआ है तो प्रोबेबली वो कौन से कॉन्टिनेंट पे होगा? बुद्धि चलाऊंगा ही नहीं। ये अफ्रीका है, ये बेटा अफ्रीका है ना। ये क्या लिखा हुआ है, 30 के आसपास तक ही खत्म हो गया बेचारा। तुमसे 80 डिग्री पूछ रहा हूं। अरे इतनी भी बुद्धि नहीं चला पा रहे हो। जितना साउथ में जाऊंगा मैं उतनी वैल्यू बढ़ती जा रही है। नहीं, मेरे को एक बात बताओ आप, इसमें कोई बुद्धि लगाने वाला गलती है? इसमें यूपीएससी की गलती है, ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया? यूपीएससी की गलती है इसमें। भाई गेम पूरा इमेजिनेशन है, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मतलब पूरी ज्योग्राफी में यही करना है हमें। और ये बच्चा जो कर पाया बस वो मजे ही मजे हैं उसके। सर आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये क्या दिया है? ये अंटार्कटिका, ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ श्रुति लिखा हुआ है क्या? है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10 कटोरे छाछ 8 रोटी खाने के बाद सर की क्लास में मैं बैठता हूँ, फिर देखूंगा पढ़ के, देन आई विल डिसाइड सर कैसा पढ़ाते हैं। अगला सवाल करके देखना जरा एक बार तुम। क्या लगता है इसमें से कौन सा लैटिट्यूड हो ही नहीं सकता? हम्म, ये तो सही कर दिया तुमने। ऐसा क्यों, डी क्यों लगाया? क्योंकि मैक्सिमम जो है। हाँ, अब अब सस्ता थॉट पता है क्या है? ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते होंगे यूपीएससी में। अरे यूपीएससी के करने के लिए पहले इनको सीखना पड़ेगा, ऐसा सोचो। इनको तैयार करो पहले, फिर जाके वो सॉल्व होगा। उसकी स्टेटमेंट पकड़ने के लिए भी हमको पहले ये करना पड़ेगा, लेटीट्यूड पकड़नी पड़ेंगी चीजें, समझे? कुछ नहीं करना, नहीं तो ऐसे परेशानी होते रहेंगे आधा अधूरा। और मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं आपको, ताकि दिमाग में बैठे। ये दुनिया भर की यूट्यूब की स्ट्रेटेजी देख देख के ना तुम लोगों ने पढ़ने के थॉट ही खत्म कर दिए। सब आराम, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कराइए ना, डायरेक्ट मेंस। अभी तो ऑस्ट्रेलिया नहीं पता लग रहा, अंटार्कटिका नहीं दिख रहा है इनको। अगला सवाल। कौन सा लैटिट्यूड नहीं हो सकता? घबरा गया, ए बी सी? अरे बेटा, जब तुम लैटिट्यूड मार्क करने बैठोगे तो या तो वैल्यू नॉर्थ में लिखोगे या वैल्यू साउथ में लिखोगे। ये वेस्ट कहां मार्क करोगे? ईस्ट और वेस्ट छोड़ दे लॉन्गिट्यूड के लिए, इधर जाएगा जब वेस्ट ईस्ट, और इधर जाएगा जब वेस्ट उसके लिए भी छोड़ दे। ए और बी पता, घबरा गया तुमने, सोचा यार अब तो सब वैल्यूज 90 से छोटी हैं, अब क्या लगाऊं? टाइम खत्म हो रहा है, यही दबा देता हूं। मेरा मतलब है कि टाइम खत्म होने से पहले देखो ना कि सर ने एंड में भी क्या लिखा हुआ है। आपको वर्ड अब समझ आ गया, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड तो चलो उसकी नीड भी क्रिएट हो गई वैसे तो, अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड की नीड क्रिएट हो चुकी है अब तक। लेटीट्यूड तो पता लग गया, वैल्यू समझ के हम समझ जाएंगे। मतलब इंडिया को जब भी आप देखते हो ना, तो क्यों इंडिया में जब भी आप वैल्यूज देखोगे तो हमेशा जब आप ये और ये वाली जो वैल्यूज देखोगे उसमें एन लिखा रहता है, ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे?
तो जब आप इंडिया को देखते हो, ये इंडिया है, प्यारा भारत है, तो ये 0 डिग्री है, तो नो डाउट 0 के ऊपर वाली सारी वैल्यूज लैटिट्यूड वाली किस में जाएंगी, नॉर्थ में जाएंगी, इसलिए नॉर्थ आ गया। प्लस ए और बी अगर लिखो तो कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ऊपर वाली की नीचे वाली, ऊपर बढ़ेगी। 37 तक भी जाऊंगा मान लो मैं, तो वैल्यू बढ़ रही है। 6 से चालू करूंगा इधर आइलैंड ग्रुप से, 8 से चालू करूंगा तो पता है तुम्हें कि ये छोटी है। समझ आ रहा है ना सभी। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई मार्क करेगा तो पता इक्वेटर के नीचे है, मतलब छोटे से बड़े होते होते साउथ 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 लिखा। इतना पढ़ लो ये वाली चीजें कि ये कॉमन हो जाए तुम्हारे लिए। जब तक ये दिमाग में कॉमन नहीं होगी ना, तब तक तुम स्टेटमेंट्स नहीं पकड़ पाओगे। जो सबसे ज्यादा हमें समय यहां बिताना है बेटा। अब कुछ 3-4 जहरीले फैक्ट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो कहाँ चला गया रे वो, ये डायग्राम बना लेना यार पहले तो तुम। चलो पहले लिख लो जल्दी से कि लैटिट्यूड जो होता है, अक्षांश जो होता है, क्या होता है, अक्षांश क्या होता है। होने दो सर, जो भी रहता हो, क्या दिक्कत है उसमें। इट्स एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। So latitude is an angular distance of a point on the earth's surface measured in degrees from the center of the earth towards, भी लिखना तो लिख दो, towards north and south of equator। इट इज एन, सुन लो इंग्लिश मीडियम वालों, फिर हिंदी मीडियम वालों को बताता हूँ, पहले तुम इंग्लिश वालों सुन लो। इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। हिंदी वाले रुक जाना बेटा, है ना। तुम समझना चाहो तो समझ लो, बट तुम्हें भी समझा दूंगा, परेशान मत हो। टेंशन में आ गए तुम एकदम से। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, चलेगा। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, कोई भी पॉइंट अर्थ सरफेस पे, P1 P2 कोई भी पॉइंट, उसका एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट, ये एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, ये 0 डिग्री हो गया। मान लो ये 10 डिग्री नॉर्थ हो गया, 40 डिग्री नॉर्थ हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 10 डिग्री साउथ हो गया, 40 डिग्री साउथ हो गया, 90 डिग्री साउथ कर लो, 90 डिग्री नॉर्थ कर लो, इससे एक एक लाइन बना लो। ये एक्चुअल आपकी लाइंस हो गई, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी पृथ्वी के केंद्र से जो भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर ली जाती है। तो ये जो कोणीय दूरी है वो आपका अक्षांश है। तो पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की, कोई भी बिंदु की कोणीय दूरी कहां से, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के उत्तर एवं दक्षिण की ओर।
सो एंगुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, नहीं तुम्हें लगे कि भाई एंगल भी लिखना हो तो एंगल भी लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस तरह की डेफिनेशन से तुम्हें पढ़ाता तो हो गया का टॉपिक ही खराब हो जाता। अपन ने निकाला जुगाड़। लेटीट्यूड एक एंगल है जो अर्थ के सेंटर से ले रहा है अर्थ तक, नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, खत्म। टॉपिक समझ में आना चाहिए। एक डाउट है कि उसको मकर और करकी क्यों बोलता है, तो आप आगे के, आज क्या वार है, बुधवार, शनिवार पहुंच गए आप नीतू जी, शनिवार के दिन चले गए, शनिवार की क्लास में चले गए अचानक आप थोड़ी देर बैठिए ऐसे शांति से, वापिस आ जाओ, अभी आज बुधवार है। सब पढ़ा दूंगा, मैं कह रहा हूं ना, सब पढ़ेंगे, चिंता मत। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि ये सर ज्यादा टाइम लेते हैं पढ़ाने में, दिक्कत है लोगों को, भाई क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे इनके पास आके। अब नहीं लगेगा टाइम, मुझे बताओ, समझना है ढंग से तो यार, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं मतलब। आगे बढ़ेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, टोटल, टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड, कुल अक्षांश कितने हैं, कोई बताएगा मुझे। और आसान कर दूं क्या बेटा, कुल एंगल बताओ कितने हैं, कोण कितने हैं। ये रटा रटाया दिए जा रहे हो तुम लोग, एक ने कमेंट में लिखा, तुम भी लिख दोगे। एंगल पूछ रहा हूं, तो 0 डिग्री भी एक एंगल हो गया, फिर 1 से 90 नॉर्थ में, 1 से 90 साउथ में, तो 180 हो गया, और ये वाला एक और जोड़ दो 0 डिग्री वाला भी तो एंगल हुआ ना, टोटल 181 एंगल हो गए, कुल अक्षांश हो गए। समझे भाई, 90 ऊपर 90 नीचे, ये एंगल्स, और एक 0 डिग्री वाला भी तो एंगल है ना। ना बोलना भी बोले राइट है, लेकिन गड़बड़ है यहाँ पे एक लाइन, ये तो लैटिट्यूड हो गया। अब वो बोल रहा है कि लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, कुल रेखा कितनी है, अक्षांशीय रेखा कितनी है, रेखा कुछ भी पूछ रहा था, रेखा क्या होती है, रेखा कहां से आ जाएगी बताओ। अरे भैया, मेरा एक सवाल का उत्तर दो जरा पहले तो। देखो जैसे, ये जब मैं बात कर रहा अर्थ के सेंटर से, तो तुमने इसको क्या कह दिया, एंगल बोल दिया, बोलो हाँ, एंगल कह दिया। तुमने यहां तक 90 एंगल ले लिए पूरे, हर एक एंगल से तुम लाइन बनाने जा रहे हो। मेरा सवाल है कि जब 90 डिग्री ऊपर पहुंच गए, एकदम टिप पे ऊपर, एकदम पॉइंट टिप पे पहुंच गए, यहां लाइन कैसे खींच पाओगे हैं? बात तो सही कह रहे हैं आप। अरे ये 80 डिग्री के तुमने लाइन बना दी, 90 पे वन लाइन कैसे बनाओगे, इट्स अ पॉइंट, वो एक बिंदु है बस, तो दो लाइन तुम बना ही नहीं पा रहे हो। मतलब एंगल जो थे उनमें से तुम दो माइनस कर रहे हो, पोल वाले, ध्रुव वाले, मतलब 181 एंगल में से दो माइनस कर दिए आपने ध्रुव वाले, तो टोटल लाइन कितनी हो गई, 179 लाइंस हो गई भैया। एंगल, हर एंगल पे लाइन बनाने की कोशिश की आपने, बट आप 90 डिग्री पे एंगल नहीं बना पाए, इट्स अ डॉट। ओ हाँ भाई, 80 पे आया मेरा एंगल, मैंने 80 पे लाइन बना दी, 89 पे भी लाइन बना दी, बट 90 पे तो वो बिल्कुल। फिर ये जो भी कंसिडरेशन लिया है मैंने, 1 डिग्री को लेते हुए लिया है, ऐसे तो देखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर एंगल भी और लाइन भी। भाई एंगल एक एक करेंगे अगर, तो ले रहे हैं हम ये वैल्यूज, नहीं तो ऐसे तो डिग्रीज में चले गए, अंदर सेकेंड्स में चले गए, पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट डेसिमल में चले गए, तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएंगी ना सर। तो सर द करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट और 90, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जनरली 99% सवाल तुम्हें यही वाले 179 और 181 वाले ही मिलेंगे, टेंशन मत। ओके, समझ गया। चलो इसके बाद में कुल गिनती विनती गिन ली, नाउ
वैल्यूज कहां तक हो सकती हैं उसकी, तो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक हो सकती है, 0 से 90 डिग्री साउथ तक, मैक्सिमम यही हो सकता है। ईस्ट और वेस्ट का कोई रोल रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सर वी आर गोइंग वे टू स्लो। अब वो आपसे अगर बोले कि क्या लैटिट्यूडनल लाइंस आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं क्या? नहीं, टकरा तो नहीं रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल लाइंस कह रहे हैं, समांतर रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। सो लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश रेखाएं अपने आप में क्या है, समांतर है, समांतर। सो ये अपने आप में नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। ठीक है, आ गई बात समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लाइंस आप देख रहे हो, जिस चीज पे आप लाइन बनाने जाओगे वो उसका शेप ले लेती है। अर्थ पे बना रहे हो तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या है, एक सर्कल की तरह है, एक वृत्त की तरह है। तो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल क्या होगा, ग्रेट सर्कल जो दीर्घवृत्त कौन सा होगा, वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, इक्वेटर। सबसे छोटा वृत्त किधर बनेगा, टुवर्ड्स इक्वेटर या पोल्स, तो मैं जितना ध्रुव की ओर बढ़ूंगा पोल्स की तरफ, सर्कल जो होगा वो उतना ही क्या होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो वृत्त जो है वो कम होता जाएगा ध्रुवों की तरफ। अब यार ये सब नहीं पढ़ाऊं तो मैं क्या मतलब तेज चलूं, मुझे बताओ। मैं स्टार्ट कर देता हूँ अर्थ का इंटीरियर बिना सीजनैलिटी वगैरह पढ़ाए हुए। बहुत आसान है उस स्क्रीन के उस तरफ बैठ के इमेजिन करना कि क्लास तेज चल रही है या स्लो चल रही है। मतलब मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा ना कि भाई कोई समझ भी तो आए, चीजें लिख तो पाए वो। इसे आधा अधूरा जल्दबाजी करके कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा था कि सब लोग ग्रसित हैं स्ट्रेटेजीज से, जबरदस्ती के टारगेट बना रखे हैं और फिर घबराते रहते हैं और आधा अधूरा पढ़ते हैं। एग्जाम में जब थोड़ा भी क्वेश्चन में ट्विस्ट आया, बैठे हैं लड्डू जैसे, धरी रह गई चीजें, जल्दी कर लिया, क्या हुआ उससे, कुछ नहीं। पैरेलल क्यों कह रहे हैं, समझ में आ गया। ग्रेट सर्कल क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। पोल की तरफ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, नहीं नहीं, आप जबरदस्ती कोई बच्चे परेशान नहीं हो। मैंने आपको याद होगा कल की पहली क्लास में बोला था, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं पढ़ाने आया हूं, मैं सिखाने आया हूं, मैं सिखा के छोड़ूंगा। फिर बोले मेरे को 5 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। मेरा थॉट यही है कि मैं सिखाने आया हूं, बस सीधी बात है। और पढ़ाने समझाने वाला मैं याद करा के छोड़ूंगा। अब तक जितनी भी चीज पढ़ी हमने याद ही हो गई होंगी तुम्हें। ये जो है वो सत्य है। अब तुमको जैसा लगे, तुम्हें लगे कि नहीं मुझे तो वो टीचर से पढ़ना जो 15 क्लास 20 क्लास में, बिल्कुल स्वागत है आपका, वहां से। और अगर ये बुरा लग रहा हो मेरे शब्द तो लगने चाहिए, क्योंकि जीवन की सच्चाई ये है, आधा अधूरा जल्दबाजी पढ़ने में किसी का भला नहीं हो। ग्रेट सर्कल वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया है। स्मॉलर हम बढ़ते जा रहे हैं, ये भी समझ में आ गया। मतलब सर्कल छोटा होता जा रहा है जैसे ही। तो ऐसा भी बोल सकता है कि जितना आप लैटिट्यूडनल वैल्यू बढ़ा रहे हो अक्षांश बढ़ने पर, सर्कल जो है वो छोटे होते चले जाएंगे। एक लास्ट चीज और इसमें पढ़ेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। अगर ये पैरेलल्स हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री, तो 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री। अगर पैरेलल है तो ये डिस्टेंस इनका सेम होगा, तो 111 किलोमीटर के आसपास आप हमेशा याद रखें।
ये स्टेट पीसीएस में तुम्हें परेशान कर सकता है। क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्या लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, मतलब कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स। हाँ, टू कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हुआ? यस सर, लगातार जो होते हैं कि अगर आप 4 पे हो तो 4 से 5 जाने पे। तो अप्रोक्सीमेट उसे हम क्या याद रखेंगे? एक एवरेज वैल्यू 111 के आसपास याद रख सकते हो। $111 हाँ, डिस्टेंस में टू लैटिट्यूडनल लाइन्स ही तो बोला है मैंने, टू लैटिट्यूडनल लाइन्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मतलब ये है कि 0 से 1 पे जाऊंगा तो अब पता क्या करते हैं बच्चे, 111 को सीधा मल्टीप्लाई करते हैं 90 से और कहते हैं कि वो रेडियस नहीं मैच हो रहा है, अर्थ का दूरी मैच नहीं हुई। फिर 100 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम पाई, पाई वाई की वैल्यू कंसिडर नहीं करी मैंने, 100 मिस्ड कॉल्स फ्रॉम पाई। हालांकि वेरी करता है, मतलब अर्थ के रेडियस वगैरह के कारण ये वैल्यू भी 111 भी वेरी कर जाएगा। हाँ। तो आखिरी वाला जो स्टेटमेंट आपको लिखना है वो ये लिखना है कि बस ये, मतलब ये यूपीएससी तो छोड़ो, स्टेट विस्टेट में पहले आया करते थे इस तरह के जहर। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो इनके बीच की दूरी, तो 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी लगभग 111 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे आप लैटिट्यूडनल लाइंस बोल दो, सर्कल बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्कल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, कोई बताएगा मुझे? तो अभी तक हम लोगों ने शेप के बारे में पढ़ लिया, जियोइड पढ़ लिया, डायमीटर पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी खत्म हो गई है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से आई है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वर्टिकल लाइंस मतलब कल डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूड को, और कल टाइम और डेट भी हम पढ़ेंगे, मतलब कल टाइम वाली चीजें हो जानी चाहिए जहां तक याद। ठीक है, तो ये टॉपिक जब पूरा एंड हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नोट्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, पहले एक बार ये अपना कंप्लीट हो जाने दो। और आज आप क्या करेंगे, सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लीजिएगा, जो जो चीजें मैंने लिखाई हैं लेटीट्यूड के बारे में, क्या होता है, कहाँ से कैसे आया, क्या आया, अपने शब्दों में थोड़ा लिख के देखना है ब्लैंक पेज में, बिना देख के, उसको हम रिवीजन कहेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं कल। वो चालू हो गया, हिंदी में भी दे देना। तुम तो कल की क्लास जाके देख लो रे पहले, तुम्हारे दुखी खत्म नहीं होते हिंदी के, जबकि बोल दिया हर चीज दोनों में मिलेगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पूरा जीवन निकल जाएगा हिंदी हिंदी करते करते, मैं बता रहा हूँ, और जो मिलेगा तो पढ़ोगे नहीं। और ऐसे ही पेड क्लासेस का आप हिस्सा बन सकते हैं जहां पर सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के भी सबसे बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे। कहीं बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बड़े शहरों में जाके न तो प्रदूषण में परेशान होना है, न इधर उधर के एक्स्ट्रा खर्चे, कुछ नहीं। शांति से घर बैठो, एक रूम, इंटरनेट और इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स। और बहुत डिमांड थी बच्चों की, जो ऑफर रिसेंटली एंड हो गया था वो फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। 17,999 में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और जब आप सब्सक्रिप्शन लें, ये डिस्काउंट चाहते हैं आप, तो बस कुछ नहीं करना है आपको जो है यूज़ करना है SGYT10 डिस्काउंट कोड, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब आपका अगर सवाल है प्राइसेस को लेकर, तो ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं या 2 साल 3 साल आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो भी लेके अपनी तैयारी को और बहुत ही बेहतर अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप कोई भी जो एजुकेटर्स हैं उनके सारे बैचेस, सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, अगर जो लाइव
मान लो आप नहीं अटेंड कर पाए तो वही सेशन आपको एज अ रिकॉर्डिंग कितनी बार भी मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कोड है। नए बैचेस बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश और सेपरेट इंग्लिश के बैचेस भी अभी रिसेंटली लाइव हुए हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको।